Hello class 12th. How are you? Hope you are very well at home. So लास्ट क्लास में बच्चों हमने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उसमें आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर है हमारे पास आज वीडियो में, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द पॉलिसीज। नाउ तो सबसे पहले इस टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स भी हैं जो हमारे सिलेबस से अब ओमिटेड हो चुके हैं इसी साल, इसके उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है। तो मूव टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ द इंटरमीडिएरीज। तो अपने जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि बहुत सारा पोर्शन हमारा ऐसा था जिसमें कुछ मिडल मैन थे, ज़मींदार वगैरह थे, जो बहुत सारा पोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर का या क्रॉप्स का अपने पास ले जाते थे एंड दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म किया, ठीक है, जिससे कि किसानों का, फार्मर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकें और उन्हें अपने सही उनको चीज़, एक अच्छी ज़िंदगी उनको मिल सके। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ द रेंट। जो ज़मींदारी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था उसमें जमींदार्स वर फ्री टू एक्सप्लॉइट एनीथिंग, टू एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, एनी अमाउंट एज अ क्रॉप, एज अ शेयर, ठीक है। बट जब गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज किया तो रेंट को उन्होंने 33% पर लाके फिक्स कर दिया, यानी अब टोटल फसल का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा कोई भी ज़मींदार एज अ रेंट वसूल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। जो ज़मीनें किसानों की पहले बिखरी पड़ी थी, हमने इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारी स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी उनको अब एक जगह पर कंसोलिडेट करके उसके बराबर का एरिया किसानों को दे दिया गया। इसका नतीजा ये है, इसका रिजल्ट ये है कि आज वो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को वहाँ पे अपना कर पा रहे हैं, ठीक है। अपनी मॉडर्न जो हमारे मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, उनको यूज़ कर पाते हैं बड़े फील्ड से इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लैंड सीलिंग। जो ज़मींदारों के पास हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको गवर्नमेंट ने कैप्चर किया, एक्सेसिव ज़मीन को, और उसको उन किसानों के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कि किसान जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स थे, हमारे लैंडलेस फार्मर्स थे, उनको अपनी ज़मीनें मिल सके और वो उसके ऊपर काम अपना आसानी से कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेन जो एनकरेज करने का पर्पज़ है वो सिर्फ ये किसानों की बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करना, क्योंकि एक बल्क क्वांटिटी में जब हमारे पास कोई क्वांटिटी हम कोई परचेज ना चाहे, सपोज कर आप रॉ मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं, कोई सीड्स परचेज करने जा रहे हैं या यूरिया परचेज करने जा रहे हैं, कुछ और अपना परचेज करने जा रहे हैं, तो उसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हैं ड्यू टू द बल्क परचेज। ऐसे जब आप सेल करने जाते हैं तो बल्क सेल के अंदर भी आपको अच्छे प्राइजेस मिलने की उम्मीद बन जाती है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे सारे थे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किए हैं, फार्मर्स के लिए किए हैं। नेक्स्ट आता है जनरल रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज़। कि जो हमने प्रॉब्लम पड़ी थी किसानों को ज़्यादातर रेनफॉल पर डिपेंड रहना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमारी एक्सपेंशन, जो इरिगेशन फैसिलिटीज उनको एक्सपेंड किया गया, और आज की लगभग ऑलमोस्ट 40 या 50% ज़मीन हमारे पास ऐसी है कल्टिवेबल लैंड जो इरिगेशन फैसिलिटी के अंडर आती है, परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी के अंडर आती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर द क्रेडिट। सबसे बड़ी समस्या, अभी लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था प्रॉब्लम्स के अंदर, कि किसानों को लोन मिलने की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा थी, और इस अर्जेंट नीड की वजह से उन्हें मनी लैंडर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन्स लेने पड़ते थे, जिसके बदले में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थे, हम सारे लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत सारी मतलब क्रेडिट प्रोविजंस किए हैं, जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स ओपन किए हैं, कुछ हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी फॉर्म की हैं। इसके अलावा नेबार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक जो नेबार्ड हमारा नेशनल बैंक फॉर द रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर बैंक, वो भी स्टार्ट किया है, ठीक है, जो सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ को वहाँ पे चेक भी करता है और किसानों की इन प्रॉब्लम से दूर करने की पूरी कोशिश में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रेगुलेटेड मार्केट्स। किसानों को उनकी क्रॉप का सही प्राइस ना मिल पाना, ठीक है, फोर्स सेलिंग, डिस्ट्रेस सेल, इस सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मार्केट्स फॉर्म किए हैं, सरकारी मंडियां हैं जहां पर किसान, एक ट्रेडर और गवर्नमेंट तीनों के वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इस बात पर पूरा विजिल रखते हैं, पूरी नज़र रखते हैं कि किसी भी तरह से किसानों का एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पर चाहे वो प्राइसिंग को लेकर है, चाहे वेट को लेकर है, ऐसा कोई भी उस वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन किसानों का ना हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया हुआ है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। क्या होता है ये? इसको MSP भी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इसका मीनिंग है अपनी फसल का एक ऐसा एश्योर्ड प्राइस देना गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें किसान को एक श्योरिटी मिल जाती है कि हमें अपनी क्रॉप का इतना मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाएगा। उससे कम प्राइस पर कोई भी डिस्ट्रेस सेल वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं है अब, कि किसान को अगर मान लो उससे कम प्राइस मार्केट में ऑफर होता है तो किसान अपनी फसल को गवर्नमेंट की मंडी में जाके इस सपोर्ट प्राइस पर सेल कर सकता है। एक तरह से ये सिक्योरिटी होती है, इसमें जो रिस्क फैक्टर है गवर्नमेंट किसान का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये हमारे जनरल रिफॉर्म्स हो गए सारे। चलिए मूव टू द अचीवमेंट्स, कि अब इन सारे रिफॉर्म्स का क्या रिजल्ट आया, क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया, क्या हमारे किसानों ने अचीव किया, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के एफर्ट्स थे, जो हमारे गवर्नमेंट ने अपने पैकेजेस तैयार किए किसानों के लिए, उन सब का रिजल्ट क्या आया कि हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है इस टाइम काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम उस टाइम से कंपेयर करें लगभग 5 से 6 गुना प्रोडक्टिविटी हमारी हर एरिया में इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंक्रीज इन द कल्टिवेबल एरिया, कि जो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से या हमारे जो ऑर्थोडॉक्स पुराने मेथड्स थे उनकी वजह से, कन्वेंशनल आउटलुक की वजह से जो हमारी प्रोडक्शन लेवल कम था या एरिया अंडर कल्टीवेशन जिसको हम कहते हैं कम रह जाता था, अब किसान उस चीज़ से आगे आ चुका है। अब वो एक साल में 2 से 3 फसलें भी उगा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं हमारे जो क्रॉपिंग है वो मल्टीपल हो चुकी है और एक साल में हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो ट्रिपल हो चुका है। अगर हम एक फसल की जगह 3 बार फसलें कर रहे हैं इसका मतलब एरिया सीधा ट्रिपल हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्ट इन द फार्मिंग पैटर्न। अब जो फार्मिंग के तरीके हैं वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, जो कन्वेंशनल आउटलुक हमारा चेंज हो चुका है। अब किसान अपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जगह अब कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ गया। अब उसको फार्मिंग एक प्रॉफिट वेंचर लगता है, एक तरह बिजनेस वेंचर लगता है एज कंपेयर टू मीन्स ऑफ सेल्फ सब्सिस्टेंस, राइट। सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अब वो एक्चुअली उसको सेल के नज़र से देखता है कि हमने उसको सेल करके पैसा कमाना है। लास्ट पॉइंट, सेल्फ सफिशिएंसी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम पहले अपने हर चीज़ के लिए, अपने इवन फूड ग्रेन्स तक के लिए बाहर से इंपोर्ट करते थे, फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट थे, इन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट क्या है कि अब हम लोग अपने फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम अपना भी प्रोडक्शन अपने लिए पूरा पेट भर पाते हैं, अपनी इकोनॉमी का पूरा पेट भर पा रहे हैं। इसके अलावा बफर स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हैं एंड इवन बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी करते हैं कई कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये सारे हमारे इसके अचीवमेंट्स हैं। तो आज के पूरे टॉपिक आपने 3 रिफॉर्म्स पढ़े हैं, 2 रिफॉर्म्स साथ में उसके अचीवमेंट्स। होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म भी हो रहा है, ठीक है। जो भी इसकी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर नंबर्स पे व्हाट्सअप करके आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।